बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन को। हमने बात कर ली थी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। उसके फंक्शन में हमने बात की थी कि डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन। तो यूं हमने डिस्कस कर लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट, और आपको आइडिया हो गया होगा कि हम बात आज करेंगे किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आइए शुरू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन के टॉपिक पे जाने से पहले एक दफा रिकॉल कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कौन कौन से पार्ट्स डिस्कस किए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे। द फर्स्ट वन ड्यूडेनम, सेकेंड वन जेजुनम एंड द थर्ड वन इलियम। यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस कंप्लीट हुए डाइजेशन के और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के, तो जो भी फूड इलियम से मूव कर रहा था टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको पास करना था एक वाल्व को, और उस वाल्व का नाम क्या था, इलियोसीलिक स्फिंक्टर। ये इलियोसीलिक स्फिंक्टर क्या है? दिस इज अ वाल्व लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और जो भी यहाँ पर अब अनवांटेड अनडाइजेस्टेड मटेरियल था जो कि मूव करके कहां पर आ रहा है, टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी फ्लो को कंट्रोल करे। और याद रखें इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इस इलियोसीलिक स्फिंक्टर का, कि ये वन साइडेड फ्लो को मेंटेन करते हैं ताकि दोबारा से लार्ज इंटेस्टाइन से मटेरियल जो है वो बैक फ्लो ना कर सके। तो ये तो हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब जब हम बात करने जा ही रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आपके सामने दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, ये बात मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हुए भी बताई थी। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है। इसका डायमीटर बड़ा होता है किसके मुकाबले में, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में। दिस इज द रीजन वी कॉल इट लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था कि वो 6 मीटर लॉन्ग है, और अगर हम डिस्कस करें लार्ज इंटेस्टाइन को तो इसकी लेंथ कितनी होती है, अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग। इट मींस कि दिस इज क्वाइट शॉर्ट एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इसको लार्ज क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर व्हिच इज अराउंड 4 to 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करें तो ये कंसिस्ट करते हैं मेनली 3 पार्ट्स पर। द फर्स्ट पाउच लाइक पार्ट इज द सीकम। Second one, this one. This is the longest part of the large intestine, which is known as the colon. And the third part is the rectum. Cecum, colon, and then rectum. These are the 3 parts. अब हम one by one इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन one by one स्टार्ट करने से पहले एक दफा फिर देख लीजिए यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू। These are the 3 parts of the large intestine: cecum, colon, रेक्टम। कॉलन को भी उसकी पोजीशन के बेसिस पे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। वो वाला कॉलन जो कि ऊपर की तरफ मूव करता है उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं एसेंडिंग, ऊपर की तरफ जाने वाला। वो वाला कॉलन जो कि ट्रांसवर्स पोजीशन पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। और वो वाला कॉलन जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं डिसेंडिंग कॉलन। तो यूं हमने बात कर ली कॉलन की 3 पोजीशंस की, अकॉर्डिंगली उनके पार्ट्स की, और इसके अलावा लास्ट पार्ट कौन सा था, रेक्टम। अब हम डिस्कस करें फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज द सीकम। क्लास आपको देखने से ही आइडिया हो रहा होगा कि सीकम इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के साथ आपको यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के लिए टर्म यूज की जाती है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी ऐसा ऑर्गन जो हमारे फोरफादर्स में तो मे बी फंक्शनल था, बट नाउअडेज दिस इज नॉट फंक्शनल। दिस इज ऑफ नो यूज इन आवर बॉडीज। हमारी बॉडीज में से अगर इसको रिमूव भी कर दिया जाए तो हमारी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो इस सीकम की बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर। ब्लाइंड एंडेड सैक की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा पोर्शन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी की फर्दर ओपनिंग्स ना हो। आप देख सकते हैं कि दिस इज ब्लाइंड एंडेड, यानी कि इसकी फर्दर ओपनिंग नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ब्लाइंड सैक। दिस इज पाउच लाइक, दिस इज डायलेटेड, और ये अराउंड कितने मीटर लॉन्ग होता है, अराउंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसी तरह से सीकम को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये किसके इन बिटवीन होते हैं, इट इज इन बिटवीन द इलियम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन
and in between the colon is the second part of the large intestine. इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में ये जो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं, दिस इज नोन एज अ सीकम. एंड द थर्ड वन, जब हम सीकम को देख रहे थे अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं अपेंडिक्स. और वैसे इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दिस इज अराउंड लाइक लेंथ ऑफ आवर लिटिल फिंगर, अराउंड एवरेज लेंथ. अच्छा, हमने फंक्शनल लेंगे, ये फंक्शनल है हर्बीवोर्स में, और हर्बीवोर्स में ये सीकम जो है दिस इज लार्ज इन साइज. या वो वाले तमाम एनिमल्स जिनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट होते हैं उसमें इसका साइज सीकम का बड़ा होता है. और फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमने सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें सीकम का साइज जो है वो बहुत शॉर्ट होता है. इसी तरह से जब हम अपेंडिक्स की बात करते हैं तो क्या अपेंडिक्स हमारी बॉडीज में किसी चीज में हेल्प करते हैं? यस, it gives us help in the presence of good bacteria or the natural flora. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और उनकी जो रेजिडेंसी है वो कहां पर है? इनसाइड द अपेंडिक्स. और बहुत दफा ऐसा हो जाता है जैसे कि डायरिया का प्रॉब्लम हो गया और बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी से रिलीज हो गई, फ्लश आउट हो गया सब कुछ, तो दोबारा से जो रीग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होती है दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ अपेंडिक्स, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो रिजाइड करते रहते हैं. इसी तरह से जब हम बात करते हैं सीकम की, तो यहाँ पे और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जांपल इकोलाई. और जो भी वेस्ट मटेरियल आता जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, और अब वो कहां पर आ गया? इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन. तो इन बैक्टीरिया का काम क्या है कि ये उस फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर क्या करते रहते हैं? फीड करते रहते हैं और उसके वॉल्यूम को कम करते रहते हैं. तो इस तरह से जब हम यहाँ पे सीकम को डिस्कस करते हैं तो एक दफा फिर सुन लीजिए, दिस इज अ ब्लाइंड सैक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर. ह्यूमन के अंदर इसका साइज रेडियूस होता है, हर्बीवोर्स के अंदर इसका साइज बिग होता है. इसके साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है विच इज नोन एज द अपेंडिक्स. इसके अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप की फॉर्मेशंस में. इसके अलावा इसी जगह पर सीकम में इकोलाई भी प्रेजेंट होता है जो कि फीड करता है वेस्ट पर और वेस्ट के वॉल्यूम को काफी हद तक कम करने में हेल्प करता है. अपेंडिक्स से हम एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं, अपेंडिसाइटिस. आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडिसाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स. कब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स का प्रॉब्लम? जब कभी भी डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रैप हो जाते हैं इस छोटी सी ट्यूब में, अपेंडिक्स में, और इंट्रैप होने के बाद इसको ब्लॉक कर देते हैं. या फिर कभी कभार ये ट्यूब जो है वो ट्रैप हो जाती है स्टूल से या पूप से, तो उसके भी ट्रैप होने की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से इस कंडीशन के लिए टर्म यूज की जाती है अपेंडिसाइटिस. डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, पेन और इसके अलावा नोजिया, वॉमिट एंड डिफरेंट. और तब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि इस अपेंडिक्स को उसका क्या कर देना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलन. कॉलन इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज डिवाइडेड इनटू द असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन. अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? असेंडिंग कॉलन, आपको सब कुछ यहाँ पे सामने भी नजर आ रहा है. Ascending colon move upward at the level of liver. यहाँ पे presence होती है, almost liver is there. At the level of liver, it curves to the left. उसके बाद presence किसकी होती है? ये वाला portion जो आपको नजर आ रहा है, this is the transverse colon. It is in front of duodenum, वो मैंने अभी raise कर दिया, duodenum and the stomach. और इसके अलावा यहाँ की तरफ presence किसकी होती है? spleen की. स्प्लीन वाली साइड से ये मूव करता है डाउनवर्ड, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी करता है? स्प्लेनिक फ्रैक्चर की. फिर हम बात करें थर्ड पार्ट विच इज द डिसेंडिंग कॉलन. ये मूव करता है डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड, और लास्ट में आपको ये कर्व शेप का, एस शेप का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है विच इज नोन एज अ सिग्मॉइड कॉलन. एस शेप और कर्व पोर्शन. तो यूं हमने कंप्लीट कर लिया कॉलन के कौन कौन से पार्ट्स हैं. मेनली आपने बुक्स में तो नोटिस किया होगा कि जो पार्ट्स डिस्कस हो रहे होते हैं वो होते हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, लेकिन इस कर्व पोर्शन के लिए टर्म क्या यूज की जाती है? सिग्मॉइड कॉलन. वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नोटिस किया होगा
कि सीकम और रेक्टम के अंदर तो हमें कहीं पे भी पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते जब आप इस लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करते हुए आप हमेशा से कुछ पाउच लाइक कॉन्ट्रैक्शंस शो करते हैं इस कॉलन के अंदर, लाइक दिस, या आप इस टाइप की कॉन्ट्रैक्शंस को शो करते हैं जब आप कॉलन को फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए टर्म यूज की जाती है हॉस्ट्रा। दीज आर नोन एज द हॉस्ट्रा। व्हाट आर द हॉस्ट्रा? कॉलन में ये सैक लाइक या पाउच लाइक सेगमेंट्स होते हैं और इनका काम क्या है, ये डिस्टेंशन में हेल्प करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी ये हॉस्टल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और फूड मूव करता है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, तो इसकी वजह से हेल्प किस चीज में करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल में। करें हम फंक्शंस के हैं लार्ज इंटेस्टाइन के या कॉलन के। अगर हम कॉलन के फंक्शंस को डिस्कस करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट्स। जो भी मटेरियल रिजेक्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया था, अब उस मटेरियल में से भी क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एंड सॉल्ट। और जो भी मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह गया उसको बॉडी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किस फॉर्म में, फीसेस की फॉर्म में। डू यू नो व्हाट इज फीसेस? फीसेस का मतलब है अनडाइजेस्टेड, अनवांटेड, अनएब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जिसे कि बॉडी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉर्मली हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, पूप या पॉटी। फीसेस क्या है, साथ ही इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल ये किस चीज पे कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट फाइबर्स जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुए, इस तरह से म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, वाटर एंड वन थिंग मोर। कहा जाता है कि पूप में या फीसेस के अंदर 75% वाटर होता है और 25% सॉलिड मटेरियल होता है नॉर्मली। अंटिल और अनलेस हमें दो टाइप की केसेस ना आ जाए, तो वन इज कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, जिन्हें भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फीसेस का कलर नॉर्मली येलो या ब्राउन होता है एंड इट इज ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट कौन सा है जो कि इसको ये कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज स्टर्कोबिलिनोजन। द स्टर्कोबिलिनोजन इज द बाइल पिगमेंट जो कि बिलिरुबिन के ब्रेकडाउन से बनता है और फीसेस को कलर प्रोवाइड करता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो फीसेस, जब भी कभी आपने नोटिस किया होगा कि स्टूल में से एक स्पेशल टाइप का एक ऑर्डर जो है वो रिलीज हो रहा होता है, दिस इज ड्यू टू द फिनोलिक कंपाउंड्स। ये डिफरेंट टाइप के फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। ज्यादातर इनकी फॉर्मेशन कब होती है, जब कॉलन के अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपनी फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, लाइक इंडोल्स, केटोल वगैरह, और इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑर्डर प्रोड्यूस होता है पूप का या फिर पॉटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के को, और इसके अलावा विटामिन B12 को या फॉलिक एसिड को। यही नहीं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गैस प्रोड्यूस होती है। ये गैस कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, इसका एक रीजन तो ये है कि जब भी हम कंज्यूम करते हैं फूड को, ड्रिंक्स को, तो कुछ अमाउंट एयर का हमारे साथ ही इनगल्फ होता रहता है, जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा इसकी एक रीजन क्या है, बैक्टीरिया जो हमारे कॉलन के अंदर ऑल द टाइम ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड की, तो उनके ब्रेक डाउन ऑफ फूड की वजह से भी कुछ गैस प्रोड्यूस होती है, जो किस फॉर्म में हो सकती है, हाइड्रोजन की फॉर्म में, मीथेन की फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में। और आपको पता है यही रीजन है कि ये जो फार्ट है, ये गैस है, वो स्टल करती है। कॉलन के बारे में भी हमने बात की थी कि ये इन्वॉल्व है वाटर रीअब्सॉर्प्शन में। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो जाए कि कॉलन के अंदर वाटर रीअब्सॉर्प्शन अगर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, यानी वाटर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, तो देन इट विल लीड अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन, जिसे उर्दू में कब्ज भी कहते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है दिस इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। इसी तरह से इसकी एक ऑपोजिट कंडीशन भी है। अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन ना हो या बहुत कम हो, तो इट विल लीड टू अ डिजीज व्हिच इज नोन एज डायरिया, मोशन, जिसमें कि बहुत ज्यादा वाटरी स्टूल जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये अनचेक रहे, अगर इसके ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं जब कभी भी वाटर रीअब्सॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की, और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डायरिया की। डायरिया कब होता है, अगर वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है। और कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस कब होता है, अगर वाटर रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा या एक्सेसिव अमाउंट में हो रही हो।
हम बात करेंगे अब रेक्टम की। रेक्टम विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का और ये जाकर ओपन होता है, जिस कैनाल में इसके लिए टर्म यूज करते हैं एनल कैनाल, एनस। इसका काम क्या है, ये इन्वॉल्व होता है फीसिस के टेम्परेरीली स्टोरेज में। कुछ टाइम के लिए फीसिस यहाँ पर स्टोर होते हैं और फिर टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू उनको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि फीसिस को जब रिजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है। दिस इज नोन एज डिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डिफिकेशन? दिस इज द मास मूवमेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेक्टम टू एनस। फीकल मूवमेंट जब हो रही है या फीकल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कहां से, रेक्टम से एनस की तरफ, तो उसके लिए हम टर्म की यूज करेंगे डिफिकेशन। इन्फेंट्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये इनवॉलंटरी होता है, वो अपनी पॉटी की टाइमिंग को मेंटेन नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब करना है कब नहीं, जब उनका दिल जहां तभी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है वो कब डेवलप होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो अराउंड 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे जो हैं वो इस चीज को सीख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने डेफिकेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना है। डेफिकेशन एडल्ट्स के अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल है। जैसे हम सब अपने इन टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि जब हम जाना चाह रहे हो वॉशरूम, हम उसको इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम डेफिकेशन की बात करते हो तो डेफिकेशन स्टार्ट कब होती है, when contraction of abdominal muscles and intra-abdominal pressure increases। जब भी आप डेफिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो आपने देखे कि आप पूरी पावर लगा रहे होते हैं, जो कि स्टार्ट हो रही होती है आपके पूरे के पूरे एब्डोमेन से एक प्रेशर जनरेट करते हैं और उस प्रेशर को जनरेट करके आप क्या करते हैं, डेफिकेट आउट करते हैं। डेफिकेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा इस पोर्शन पर। आप जब अभी एनल कैनाल को या एनस को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 टाइप के स्फिंक्टर नजर आ रहे हैं। जरा गौर कीजिए, स्फिंक्टर नजर आ रहे हैं। एक स्फिंक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, शॉर्ट में कहते हैं ईएस। जो अंदर की तरफ स्फिंक्टर है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इन शॉर्ट आईएस। इनका डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। आपको आइडिया है कि स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्टर ये स्मूथ मसल्स का होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, विच इज नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। सेकेंडली, जब भी यहां पर सिग्मोइड कॉलोन फिलअप हो जाती है, किससे फिलअप हो जाती है, इट इज फिल्ड विद द पूप और द feces like this. Whenever it is filled up, this is the feces. It will send the sensory fibers to the CNS. मैसेज सेंड करेगा कि यहाँ पर क्या हो गई है, स्ट्रेचिंग हो गई है बाय द पूप और फीसेस। मैसेज जब CNS पे जाएगा तो इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन इन द सिग्मोइड कॉलम इन रेक्टम, कि जो भी यहाँ पर पूप या फीकल मटेरियल प्रेजेंट है इट विल मूव टुवर्ड्स द एनल कैनाल। वो कहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाए, एनल कैनाल में। अब एनल कैनाल में आते ही क्या होगा कि सबसे पहले रिलैक्स क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी किसकी, इंटरनल एनल स्फिंक्टर की, वो वैसे इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स का बना है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके बाद ही जब वो रिलैक्स होगा तो उसके साथ ही रिलैक्सेशन किसकी हो जाएगी, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज शोइंग द पूप हियर, सबसे पहले क्या हो रहा है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलैक्स, और उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होगा और पूप विल गो डाउन लाइक दिस। इसी तरह से अगर रिलैक्सेशन ना हो, कभी कभार हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं कि हम वहां उस टाइम पे वॉशरूम में नहीं जा सकते, आप बाथरूम यूज नहीं कर सकते, तब आप खुद से वॉलंटरीली कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आप अभी जो है वो पूप आउट ना करें या फीकल मटेरियल जो है बाहर ना निकले। तो तब क्या करते हैं, हम अपने कौन से वाले स्फिंक्टर को जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को। सो इफ देयर इज नो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, तो तब क्या होगा कि जो रेक्टम है वो अकोमोडेट करेगा कुछ टाइम के लिए किसको, जितना भी वहां पर फीकल मटेरियल है, और उस टाइम पे जब ये उसको अकोमोडेट करेगा तो साथ ही क्या होगा कि ये जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ताकि जो भी पूप है या जो भी फीकल मटेरियल है वो कहां पर अकोमोडेट होता रहे, रेक्टम में।
तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है डिफिकेशन में। आई होप कि आज के टॉपिक में आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ भी आया होगा। ओके बच्चों, डू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video, share with your friends, and don't forget to comments. I will wait for your comments. Take care. Allah Hafiz.